अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज भी हम इंशाल्लाह ताला आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 से एक और टर्म सिखाएंगे और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी टर्म है चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी से सीखने के लिए। इस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। पहले हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं और फिर समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। G. In general, the opposition offered by the material of a conductor in the flow of current is called the resistance of the conductor. तो बच्चों रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी कंडक्टर या किसी मेटल वायर में से चार्जेस का फ्लो करवाते हैं करंट की शक्ल में, तो वो जो मेटल या कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो इन चार्जेस के रास्ते में रुकावट डालते हैं, इनके फ्लो को मुतासर करते हैं। और ये जो फ्लो मुतासिर करना होता है जो कि मेटल के एटम्स या कंडक्टर के एटम्स करते हैं, इसी का नाम हमने क्या रखा है बेटा, रेजिस्टेंस रखा है। जैसे हम किसी रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के दौरान उस रोड पर जो रुकावट आती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, बाज़ा कोई गड़ा आ जाता है जिससे स्पीड मुतासिर होती है, बिल्कुल ऐसे ही जब किसी कंडक्टर या मेटल में से चार्जेस करंट की शक्ल में बहते हैं, फ्लो करते हैं, तो उस वक्त कंडक्टर के एटम उनके रास्ते में आकर उनका फ्लो मुतासिर करते हैं और इस मुतासिर होने वाले फ्लो को बेटा हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस का नाम दिया है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, ओहम। और इसका सिंबल जो आपको नजर आ रहा है इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, लेकिन हम इस सिंबल को ओहम से पुकारेंगे। अब यहाँ पर हमें एक एमसीक्यूज नजर आ रहा है और एमसीक्यूज है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन। तो हमें यहाँ पे जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या है। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसका जवाब देने की कोशिश करें, शाबाश। आइए इसका सही जवाब समझते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। उससे पहले एमसीक्यूज भी हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका मतलब होता है बहुत सारी रेजिस्टेंस को मिलाकर हासिल होने वाली रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत सारी रेजिस्टेंस को मिलाकर हासिल होने वाली रेजिस्टेंस बराबर है बहुत सारी रेजिस्टेंस के सम के बराबर। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब आपको मिलेगी, जब आप बहुत सारी रेजिस्टेंस को सम करेंगे। और ये सारी रेजिस्टेंस कैसे लगी हुई होंगी, या सीरीज में, पैरेलल में, सर्कुलर या रैंडम। तो इसका सही जवाब आइए देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हो तो उनका सम निकाल लिया जाए तमाम रेजिस्टेंस का, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होती। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको रेजिस्टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट, और हमने इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी आपके सामने रखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस नए टॉपिक का ताल्लुक सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। आइए देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से सीखेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज द फोर्स व्हिच टेंड्स टू ड्रिफ्ट conduction electrons in an electric circuit along a definite direction is referred as electromotive force। तो बेसिकली तौर पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक ऐसा सोर्स होता है जो कि इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट का फ्लो करवाता है, यानी चार्जेस का फ्लो करवाता है। तो हमेशा जब भी किसी भी सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा होता है, चार्जेस का फ्लो हो रहा होता है, तो वो किसी सोर्स की वजह से होता है। ये सोर्स जो होता है वो ये जिम्मेदारी उठाता है कि ये चार्जेस को बेटा एनर्जी देगा और एनर्जी देकर उन चार्जेस को करंट की शक्ल में
जो है बेटा उस सर्किट के अंदर मूव करवाएगा एक मखसूस डायरेक्शन में। इस सोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जैसे सेल होते हैं, बैटरीज होती हैं, जनरेटर्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स होते हैं। इसमें फोर्स का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ खाली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर फोर्स को डिफाइन के तौर पे नहीं लिया जाता, बल्कि इसके अंदर सोर्स के जरिए डिफाइन इसे किया जाता है। ये तमाम जो मैंने बताए, सेल, बैटरीज और जनरेटर, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं चार्जेस को, और करंट की शक्ल में इन्हें एक सर्किट के अंदर फ्लो करवाते हैं बेटा। इन्हीं सोर्सेस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्सेस कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक एमसीक्यूज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसी चीजें हैं? डिफरेंट टर्म्स, सेम टर्म्स, हैव डिफरेंट यूनिट्स, अनडिफाइंड टर्म्स। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपके पास है 10 सेकंड। आइए इसका सही जवाब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसी टर्म्स हैं। तो इसका जवाब है ये दोनों सेम टर्म्स होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव कराया जाता है और उसमें एक एनर्जी आती है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है बेटा, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है, और दोनों की यूनिट भी सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वोल्ट में मेजर होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वोल्ट में मेजर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, आज हम दोबारा आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड ईयर फिजिक्स। और आइए देखते हैं आज हम किस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, आइए देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप between the terminals of a battery when it delivers current, or it is the potential difference across a load resistance in a circuit। बच्चों, जब हम कोई बैटरी लेते हैं या सेल लेते हैं और उससे कोई करंट को ड्रॉ नहीं करते, करंट नहीं लेते, तो उस बैटरी या सेल के जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको ईएमएफ कहा जाता है। लेकिन जब हम उस बैटरी या सेल के साथ कोई भी चीज जोड़ते हैं जिसे हम करंट देना चाहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं लोड। तो जैसे ही कोई बैटरी या सेल करंट देना शुरू करती है, तो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप आ जाता है, यानी वोल्टेज कम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बैटरी 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट ही दिखाएगी, लेकिन जैसे ही वो करंट देना शुरू करेगी किसी सर्किट में, अब वो 12 वोल्ट नहीं दिखाएगी, उससे कम दिखाएगी। ऐसा इसलिए होता है, जो सेल और जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसकी वजह से ये वोल्टेज का ड्रॉप आता है। तो ये जो ड्रॉप आता है और ये जो वैल्यू होती है, इसी का नाम रखा गया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त सामने आएगा जब किसी सर्किट में से आप करंट गुजारेंगे, तब ये सामने आएगा, वरना अदरवाइज ये सामने नहीं आएगा। तो बच्चों, आइए इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी देखते हैं और देखते हैं उसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले इसका जी फार्मूला, और ये जो फार्मूला है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका फार्मूला है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ जो ई नजर आ रहा है आपको, वो ईएमएफ कहलाता है, यानी बैटरी और सेल का एक्चुअल वोल्टेज, जबकि आई उस सर्किट में से गुजरने वाला करंट, और जो स्मॉल आर नजर आ रहा है, ये उस सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ड्रॉप होता है। ये आई आर जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, इसको ड्रॉप वोल्टेज कहते हैं बेटा। एक एमसीक्यूज देखते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये अमूमन बैटरी पे लिखी वैल्यू से कम होता है। जैसे बैटरी में 12 है तो टर्मिनल वोल्टेज 11 आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की लिखी वैल्यू ईएमएफ से कब ज्यादा आता है या कब ज्यादा दिखता है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। सही जवाब क्या है 10 सेकंड के बाद आपको पता चलेंगे, जब तक आप सोच लें कि सही जवाब क्या होना चाहिए। तो बच्चों आइए इसका सही जवाब जानते हैं। बच्चों याद रखें, जब भी किसी बैटरी में से आप करंट लेंगे उसका हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। और जब भी कोई बैटरी बेटा यूज नहीं होगी तो उसका टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ जो दोनों सेम होंगे। लेकिन जब किसी बैटरी को आप चार्ज करेंगे तो उस वक्त चार्जिंग के वक्त उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बैटरी की वैल्यू से ज्यादा आएगा। यानी इसका सही जवाब है द बैटरी इज चार्ज। तो जब भी किसी बैटरी को चार्ज करेंगे तो हमेशा बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।